हेलो स्टूडेंट्स, रोज की तरह हम फिर आज आपके सामने हाजिर हैं फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। और आज डियर स्टूडेंट्स अपना जो टॉपिक है वो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। जी हाँ स्टूडेंट्स, नील्स बोहर का परमाणु मॉडल। डियर स्टूडेंट्स, दुनिया के सामने यह तीसरा परमाणु मॉडल था। जो नील्स बोहर का परमाणु मॉडल था यह तीसरा परमाणु मॉडल था। इससे पहले स्टूडेंट्स दो परमाणु मॉडल प्रस्तुत हो चुके थे। सबसे पहला 1904 में सर जे थॉमसन के द्वारा और उसके पश्चात 1911 में थॉमसन के शिष्य रदरफोर्ड के द्वारा। डियर स्टूडेंट्स, जो नील्स बोहर ने अपना परमाणु मॉडल दिया ये दिया था सन 1913 में, यानी कि रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया उसके ठीक 2 वर्ष के पश्चात। डियर स्टूडेंट्स, खास बात यह है कि अभी तक दुनिया के सामने विश्व पटल पर 3 परमाणु मॉडल आ चुके थे, लेकिन प्रोटॉन का रिसर्च अभी तक नहीं हुआ था। पहला परमाणु मॉडल 1904 में, जब 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की सर जे थॉमसन ने, उसके पश्चात 1904 में अपना पहला परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। उसके पश्चात रदरफोर्ड ने 1911 में अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के पश्चात। और उसके ठीक 2 वर्ष पश्चात 1913 में नील्स बोहर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है तो परमाणु के अंदर जो ऋण आवेशित कण हैं उन्हें तो इलेक्ट्रॉन कहा गया, लेकिन प्रोटॉन शब्द और प्रोटॉन की रिसर्च इस सब से अभी कोई वास्ता नहीं था। इसलिए जो पॉजिटिव चार्ज जिन कणों पर था उनको धनावेशित कण कहा गया, क्योंकि प्रोटॉन की खोज हुई है 1920 में और न्यूट्रॉन की खोज हुई चैडविक के द्वारा 1932 में। और ये अपना मॉडल जो है वो आया है 1913 में। तो डियर स्टूडेंट्स, नील्स बोहर के परमाणु सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो नील्स बोहर ने अपने परमाणु सिद्धांत में जो रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत में कमियां थीं उनको क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दूर किया और तीन अपने परमाणु मॉडल की, जिसे बोहर्स परमाणु मॉडल कहा गया, उसकी 3 परिकल्पनाएं दी। पहली परिकल्पना डियर स्टूडेंट्स बोहर मॉडल के अनुसार कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसके लिए उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। फिर एक बार देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए नाभिक है, नाभिक पर ये धनावेशित कण, क्योंकि नाभिक के अंदर धनावेशित कण होते ही हैं। अभी हम ये कह नहीं सकते हैं कि इसके अंदर न्यूट्रॉन है प्रोटॉन है, क्योंकि जब ये परमाणु मॉडल आया था, बोहर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, तब न न्यूट्रॉन की खोज हुई थी न ही प्रोटॉन की खोज हुई थी। लेकिन इस बात का यकीन था, इस बात का पता चल गया था कि जो धनावेशित कण है वो सेंट्रलाइज हैं, एक बहुत ही सूक्ष्म से केंद्र में हैं जिसे हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक शब्द का सबसे पहले उपयोग जो था वो रदरफोर्ड ने किया था। डियर स्टूडेंट्स, ये नाभिक के ऊपर ये धनावेश और उसके बाहर ये इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। नाभिक का जो साइज है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर का, और पूरे परमाणु का जो साइज होता है वो 10⁻10 मीटर का की त्रिज्या का, जिसे हम 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर त्रिज्या को मान सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बोहर के परमाणु मॉडल की जो पहली परिकल्पना थी, उन्होंने अपने परमाणु मॉडल में जो पहली बात बताई डियर स्टूडेंट्स वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिसके लिए उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। डियर
कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी भी कक्षा में यानी कि कहीं पर भी स्वतंत्रता पूर्वक घूमते रहते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने इस बात को मानने से नील्स बोहर ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और यह कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी भी कक्षा में स्वतंत्रता पूर्वक नहीं घूम सकते, केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनके लिए इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने जो बताया वो ये था कि जो कोणीय संवेग है वो mvr इक्वल टू NH/2 पाई इस प्रकार से होना चाहिए। जो कोणीय संवेग है वो h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, जो कोणीय संवेग होता है, हम आपको बताएं ये mvr कहां से आ गया। कोणीय संवेग J बराबर होता है I इंटू ओमेगा। यहां I मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा जो है वो कोणीय वेग है। जड़त्व आघूर्ण I बराबर होता है स्मॉल m इंटू आर स्क्वायर, जहां m जो है वो द्रव्यमान r त्रिज्या है। अब बात आई ओमेगा की, चूंकि v इक्वल टू होता है r ओमेगा, इससे यदि हम ओमेगा बराबर निकालें तो ये हो जाएगा v/r। तो ओमेगा की जगह रख दीजिए v/r, तो ये r से ये r स्क्वायर कैंसिल, तो j इक्वल टू क्या हो गया mrv। तो इस तरीके से कोणीय संवेग mvr या mrv, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mvr, नो प्रॉब्लम। mvr इक्वल टू NH/2 पाई। ये हमने आपको बता दिया कि ये mvr कैसे आया। तो नील्स बोहर के परमाणु मॉडल की जो पहली परिकल्पना थी वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर केवल और केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो h है वो है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक n कक्षा की संख्या, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v वेग, r वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पहली बात नील्स बोहर ने अपने परमाणु सिद्धांत में बताई वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नाभिक के चारों ओर सभी कक्षाओं में नहीं घूम सकते हैं, जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी कक्षा में घूम सकते हैं। और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के फेल होने का कारण भी यही वाला पॉइंट था। तो डियर स्टूडेंट्स, बोहर ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। दूसरी स्टूडेंट्स जो बात है नील्स बोहर ने जो बताई अपने मॉडल में, वो ये बताई कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षा में, अपनी निश्चित कक्षा में, जिसके लिए उसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, उस कक्षा को स्थायी कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षा में चक्कर लगाता है
तो चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। जी हां स्टूडेंट्स, फिर समझिए दोनों बातें। नील्स बोहर ने अपने परमाणु सिद्धांत में जो दोनों परिकल्पनाएं दी, तो पहली परिकल्पना ये थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिनके लिए उनका कोणीय संवेग mvr = nh/2π होना चाहिए, अर्थात h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में चक्कर लगाता है उन्हें कक्षा संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, और स्थायी कक्षाएं कहा जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। दूसरी बात जो इन्होंने नील्स बोहर ने अपने परमाणु सिद्धांत में बताई वो स्टूडेंट्स ये थी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षा में चक्कर लगा रहा होता है, भ्रमण कर रहा होता है, तो स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो उस समय अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स इनकी तीसरी बात, ये तो पहली, ये पहली। दूसरी बात ये थी कि स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये दो बातें हो गई। अब देखिएगा तीसरी बात, आखिर परमाणु से फिर स्पेक्ट्रम प्राप्त कैसे होता है अगर उत्सर्जन नहीं करता है। तो नील्स बोहर ने जो अपनी तीसरी परिकल्पना बताई डियर स्टूडेंट्स, वो ये थी कि जब किसी परमाणु को बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है, जी हाँ स्टूडेंट्स, जब किसी परमाणु को बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है तो उस परमाणु के इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को प्राप्त करके अपनी कक्षा से उच्च कक्षा में चले जाते हैं। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स उत्तेजित अवस्था। उच्च कक्षा में जब चले जाते हैं वहां पर 10⁻⁻8 सेकेंड 10⁻⁻8 सेकेंड ठहर कर वापस अपनी कक्षा में लौट कर आते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से अपनी कक्षा में वापस लौट कर आते हैं तब दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट, ये दूसरा था, तीसरा देखिएगा स्टूडेंट्स, तीसरी बात हमने क्या बताई आपको बोहर के परमाणु मॉडल की कि साधारण स्थिति में ये ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, लेकिन जब किसी परमाणु को बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है तो वह परमाणु फिर उत्तेजित अवस्था में होता है, एक्साइटेड पोजीशन में होता है। तो उत्तेजित अवस्था में होने पर इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा को छोड़कर उच्च कक्षा में चला जाता है, और जिस उच्च कक्षा में चला जाता है वहां 10⁻⁸ सेकेंड तक ठहरकर वापस अपनी कक्षा में लौट कर आता है। डियर स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में वापस अपनी कक्षा में लौट कर आता है तो ये देखिए, ये प्रकाश फोटान के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और एक फोटान की ऊर्जा होती है डेल्टा E = hν। यहाँ h जो है वो प्लांक नियतांक है और न्यू उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति। मान लीजिएगा स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन इस पहली कक्षा से इस दूसरी कक्षा में चला गया जब इस परमाणु को उपयुक्त ऊर्जा मिली तब। अगर इस कक्षा में, पहली कक्षा में इसकी जो ऊर्जा है वो E1 है
और इसके पश्चात ये यहाँ पे आ गया दूसरी वाली कक्षा में, जिसकी ऊर्जा है E2। तो दूसरी कक्षा में 10⁻⁸ सेकंड तक ठहरेगा और वापस अपनी कक्षा में लौट आएगा, मूल अवस्था में आ जाएगा। तब दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर डेल्टा E = E2 - E1, दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। जिस तरीके से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जब इसको बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिली तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर उच्च कक्षा में चला जाता है, और उच्च कक्षा से जब ये वापस लौट के आता है तो जितनी इसने ऊर्जा प्राप्त की थी उतनी ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए आता है। इस तरीके से ये देखिए ऊर्जा का उत्सर्जन दिखाया गया है। तो मान लेते हैं कि पहली कक्षा में जिसमें इलेक्ट्रॉन था उसकी ऊर्जा जो है वो E1 है, और जिस कक्षा में गया उसकी ऊर्जा E2 है। तो जो डेल्टा E हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा E2 - E1। चूंकि जो डेल्टा E है वो होता है hν, तो ये hν बराबर हो जाएगा E2 - E1, या हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से, आवृत्ति ν = E2 - E1 अपॉन h। तो ये स्टूडेंट्स बोहर के परमाणु मॉडल की तीनों परिकल्पनाएं थीं। अब एक बार फिर समझ लीजिए तीनों परिकल्पनाएं बोहर के मॉडल की क्या थीं। जो बोहर ने अपना जो परमाणु मॉडल दिया 1913 में, हालांकि जो परमाणु मॉडल 1913 में दिया, इस परमाणु मॉडल से आधुनिक भौतिकी की डियर स्टूडेंट्स बहुत सारी समस्याएं दूर हुई। कुछ समस्याएं इस बोहर के परमाणु मॉडल में थी, तो उन समस्याओं को सोमरफील्ड और डी ब्रोगली ने थोड़ा सा संशोधित कर दिया, और बोहर मॉडल की उपयोगिता को देखते हुए नील्स बोहर को सम्मानित किया गया, और सन 1922 में विज्ञान के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से इनको नवाजा गया। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर समझिए बोहर परमाणु मॉडल की तीनों परिकल्पनाएं क्या थीं। तो बोहर के परमाणु मॉडल की जो पहली परिकल्पना थी वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन केवल और केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। दूसरी बात इन्होंने जो बताई अपने मॉडल में वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षाओं में, स्थायी कक्षाओं में घूमता है तो स्थायी कक्षाओं में घूमते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। तीसरी बात, जब परमाणु को बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है तो वह परमाणु उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, और उसका कोई एक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर उच्च कक्षा में चला जाता है। वहां 10⁻⁻8 सेकंड तक ठहरकर वापस अपनी कक्षा में लौट आता है। जब वापस अपनी कक्षा में लौटता है तो जहां गया था उस ऊर्जा स्तर और जिस कक्षा में आया उसके ऊर्जा स्तर के अंतर के बराबर प्रकाश फोटान के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा E = E2 - E1, या आवृत्ति निकालें तो इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका नील्स बोहर का परमाणु मॉडल। देखते रहिए हमारे वीडियोस को, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।